सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल भाग 1। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे मानचित्र और मानचित्रकार, मानचित्र अंकन का विज्ञान, अभिलेखागार, नई और पुरानी शब्दावली, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग और इतिहास में शब्द प्रयोग, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये रहे इतिहास के स्रोत, इतिहास लिखने के लिए जो स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। पांडुलिपि लिखने वाले लेखक, आप इस अध्याय में यहां मानचित्र 1 और मानचित्र 2 देख रहे हैं। अगर हम इस पर नजर डालते हैं, ये नक्शा और ये नक्शा, ये आज का नक्शा है, ये आधुनिक नक्शा है, और ये पुराना नक्शा है जो दिशा का ज्ञान न होने के कारण इस तरह से ये श्रीलंका है और ये भारत का हिस्सा है, उल्टा दिखाया गया है। और ये आज के ज़माने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो श्रीलंका दक्षिण की ओर दिखाया गया है, ये नक्शा है। तो दोनों नक्शे की अगर बात करते हैं तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। मानचित्र 1 है, यह अरब भूगोल अल इदरीसी, भूगोलवेत्ता है ये, अल इदरीसी ने 1154 में बनाया। और मानचित्र 2 है, वो 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है। ये 1720 में बनाया गया है, 1720 में, और ये 1154 में। तो इतने सालों का यह अंतर है। ये अल इदरीसी ने बनाया है और ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है। यहां दुनिया के बड़े, पहला जो मानचित्र है बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, इसमें भी दिखाता है। पहले मानचित्र बनने के बाद लगभग 600 वर्ष बाद इसको बनाया गया है और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है यहाँ, और जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। और यहाँ यह नक्शा हमको ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि यह आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें विशेषकर जो तटीय इलाका है वहाँ बारीक बारीक ब्यौरे वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीकी से लिखा गया है जो आज हम पढ़ नहीं सकते उसको इतनी आसानी से। और इस नक्शे का इस्तेमाल यूरोप के नाविक व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा पूरी करने के लिए करते थे। तो ये नक्शा, जो दूसरा नक्शा है, यह नक्शा यूरोप के व्यापारी और नाविक अपनी यात्रा करने के लिए इस नक्शा का इस्तेमाल करते थे, जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। तो ये रहा मानचित्र 1 और मानचित्र 2 का फर्क। एक शब्द दिया गया है आपके लिए, मानचित्रकार। मानचित्र का सिंपल भाषा में जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शा बनाता है उसको हम मानचित्र कहेंगे। अभी मानचित्र अंकन का विज्ञान। दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। जब इतिहासकार बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए यह सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है।
और जो दस्तावेज होते हैं, जो लिखा हुआ कुछ संग्रह होता है या रचना होती है, उसको संग्रहित किया जाता है जिस जगह पर, उसको हम अभिलेखागार कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है दिल्ली में है, दिल्ली में है, जो 1920 में उसकी स्थापना की गई है। और ये अभिलेखागार होते हैं जो सरकार के, राष्ट्रीय और राज्य सरकार के होते हैं, और वह अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जो वर्णन किए हुए कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वो वहाँ रखते हैं, क्योंकि आगे जाकर यही पुराने दस्तावेज इतिहास लिखने के लिए या कुछ संदर्भ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला मुद्दा है नई और पुरानी शब्दावली। खास बात यह है कि समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते रहते हैं। तो सूचना होती है, जो शब्द होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ज़माने में एक शब्द होता है, उसका अर्थ एक होता है, तो दूसरे ज़माने में या कुछ साल के बाद उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। मध्य युग की अगर भाषा की अगर बात करते हैं तो मध्य युग की जो भाषा है फारसी, वो आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, अगर बात करेंगे मराठी की भाषा, शिवाजी महाराज के ज़माने जो मराठी थी और आज के ज़माने में मराठी है, वो इसमें बहुत ही भिन्नता आती है, अंतर दिखाई देता है। और यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आती है, क्योंकि समय के साथ साथ इन भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनमें भी बदलाव आता है। वो कैसे देखते हैं? उदाहरण के लिए यहाँ एक दिया गया है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। जो हम हिंदुस्तान बोलते हैं, समस्त भारत के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भूभाग है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिनाजे सिराज, नाम है मिनाजे सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का प्रदेश होता था। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाके से होता था, लेकिन इसका मतलब यह है कि इनके अलावा जो इलाका होगा वो हिंदुस्तान के दायरे में नहीं आता था। राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, क्योंकि यह जो इलाका था वो दिल्ली के सुल्तान के इलाके में आते थे, और इसीलिए यह हिंदुस्तान शब्द केवल इन्हीं इलाकों के लिए किया जाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश सुल्तान के जमाने में कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर देखेंगे, 16वीं सदी के प्रारंभ में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मतलब उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, इसके द्वारा प्रयुक्त हिंद शब्द के ही कुछ समान था, क्योंकि अमीर खुसरो ने भी हिंद शब्द का इस्तेमाल अपने रचना में किया है। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। भले ही वो शब्द का इस्तेमाल किया हो हिंदुस्तान, लेकिन उस जमाने में राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थ के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था जो आज हम जोड़ रहे हैं। इतिहास में शब्द प्रयोग, यह एक मुद्दा है। इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये इतिहास इस तरह से लिखा जाता है तो शब्दों का प्रयोग करते समय इतिहासकारों को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अभी इसका मतलब यह है कि एक ज़माने में जो शब्द होता है वो दूसरे ज़माने में उसका अर्थ बदला हुआ रहता है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे। जैसे विदेशी हम देखते हैं, एक ज़माना ऐसा था कि गांव है, दूसरा गांव है, तीसरा गांव है। अगर ये दो गांव में से कोई भी एक व्यक्ति इस गांव में अगर आता है तो इस गांव के लोग इस व्यक्ति को विदेशी कहते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति होती थी।
बाद में अगर कोई राज्य है तो उस राज्य से गया तो भी वो विदेशी हो गया है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो विदेशी हम किसको बोलते हैं कि जो अन्य देशों में रहते हैं उनको हम विदेशी बोलेंगे। अभी विदेशी मतलब जिससे हमको हमारा संपर्क नहीं होता है उनको हम विदेशी बोलते हैं। जो विदेशों में परदेशों में रहते हैं उनको हम विदेशी बोलते हैं। लेकिन उस जमाने में विदेशी मतलब केवल उसके आसपास के गांव में रहने वाले लोग भी हो सकते थे। तो इसीलिए शब्दों का प्रयोग करते समय इतिहासकारों को इतिहास लिखते समय शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से और सोच समझकर करना पड़ता है। अगला मुद्दा है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहास लिखने के लिए जिन स्रोतों का या जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या होते हैं देखिए। तो इतिहास लिखने के लिए सिक्के होते हैं, पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए हुए लिखे गए शिलालेख होते, पत्थर पर लिखे गए स्थापत्य कला होती है जो मंदिर या कोई इमारत बनाई होती है। लिखित सामग्री पांडुलिपि जैसी या शिलालेख जैसी लिखित सामग्री होती है। धर्मग्रंथ धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ होते हैं, शासकों के कुछ वृत्तांत होते हैं, संतों द्वारा की गई रचना होती है तथा उनके उपदेश भी होते हैं। अर्जियाँ होती है, राजा शासकों को दी गई अर्जियाँ। अदालतों से कुछ बनाए गए दस्तावेज होते हैं। हिसाब और करों के खाते होते हैं। पांडुलिपि और नकल नवीस द्वारा बनाए गए कुछ रचना होती है। इस तरह की जो रचना होती है वो इतिहासकार अपना इतिहास लिखने के लिए करते हैं, ये उनके लिए स्रोत होते हैं। पांडुलिपि मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ के पत्ते होते हैं या उनकी खाल होती है, उन खाल पर वो लिखते थे। और नकलविश मतलब जो अच्छी या सुंदर हस्ताक्षर या उनके बहुत ही अच्छे हस्ताक्षर होते हैं वो कॉपी करते हैं, उसको हम नकलविश बोलेंगे। अभी इतिहास लिखते समय कुछ समस्या भी आती है। ये समस्या कैसी होती देखिए कि लिखावटी में फर्क आना। हम क्लास में पढ़ते हैं, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। अगर 40 लोग होते हैं, 40 में से एक लड़का एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और दूसरे दिन आता है क्लास में, और पहले दिन जो हमने कुछ लिखने के लिए दिया था ये 39 लोगों ने लिख चुके हैं। ये एक लड़का वह स्वाध्याय नहीं लिख सका। ये 39 में से एक लड़की की कॉपी ये लड़का लेता है, लेकिन जब ये लड़का इसकी कॉपी लेता है एक लड़के की, तो उसकी हैंड राइटिंग, उसके हस्ताक्षर इसको समझ में नहीं आता। फिर इन्होंने अगर गलत लिखा है या इसकी हैंड राइटिंग उसको समझ में नहीं आई तो इन्होंने भी वैसी लिखी। फिर इसने किसी को और कॉपी दी, उसने भी इसी तरह से लिखा। इस तरह से क्या होती है, चेन बन जाती है। और इसीलिए इतिहास को अच्छी तरह से लिखने के लिए इनके द्वारा लिखा गया जो दस्तावेज है वो नहीं दिखना चाहिए। तो इतिहासकार क्या करते हैं कि जो मूल प्रति जिसने बनाई है उसका साधन या उसकी किताब देखते हुए इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। और इसीलिए केवल अंदाज लगाने के लिए मूल प्रतियां ही महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए इतिहास लिखते समय मूल प्रतियों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहना ही विश्वसनीय हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ इतिहास के सोर्सेज बताए गए हैं कि आर्ट फैक्ट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, मूर्तियाँ जैसी होती है, राइटिंग होते हैं, ओरल जो मुखोद्गत कुछ चीज़ें होती है, जो सॉन्ग गाने भी हो सकते हैं, कुछ कहानियाँ हो सकती है, ये ओरल होती है, मुखोद्गत होती है। तो ये भी इतिहास के कुछ सोर्स हो सकते हैं या साक्ष्य हो सकते हैं। दोस्तों इसके साथ हम यही रुकते हैं।